सामाजिक सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के भाग 2 में आपका स्वागत है। अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। सबसे पहले हमने बहुचयनात्मक प्रश्न देखे थे, जिसमें आपको अवस्था में से कुछ चुनना था। फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे और फिर थे लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक लाइन में आपको उत्तर देना है। 18 प्रश्न वो पूरे हो गए थे। अब अपन चल रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके अंदर पहला प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी देश के प्रति अपना समर्पण, देशभक्ति की भावना जो है उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद कट्टर नहीं होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के अंदर कौन कौन सी विशेषता होती है? तो उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के समान सबकी बराबरी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? जो नागरिक है उसके लिए आजादी और कानून के समक्ष समस्त नागरिकों की बराबरी। इसकी प्रमुख जो राजनीतिक और आर्थिक विशेषताएं हैं वो निम्न है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद की ये दो विशेषताएं बताइए कि राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हुई हो। आपसी सहमति जरूरी है। बहुमत का ये मतलब नहीं हो जाता है कि बहुमत की मनमानी हो जाए। जो विपक्ष है, दबाव समूह है, प्रेस है, मीडिया है, एनजीओ है, उनकी भी सरकार के अंदर भागीदारी होनी चाहिए, उनकी भी सहमति होनी चाहिए किसी भी कानून में, सरकार के किसी भी कार्य में। वह निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। जो यूरोप के अंदर पादरी लोग थे, धर्मगुरु थे, उनके पास विशेषाधिकार थे। कानून में वो सबसे उच्च माने जाते थे। अगर वो अपराध भी कर लेते थे तो उनको क्षमा मिल जाती थी। लेकिन जब उदार राष्ट्रवाद आ गया तो पादरी वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। समस्त वर्ग के विशेष अधिकार वाला कोई वर्ग रहा ही नहीं। और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। देश का एक संविधान लागू होगा जैसे हमारे देश में भी है, और सरकार लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाएगी। और वही प्रतिनिधि है वो लोगों का पक्ष संसद में रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब हो गया कि पहली बात आपसी सहमति, और दूसरी बात कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, समस्त व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होंगे। आर्थिक उदारवाद का मतलब है, तीसरी और विशेषता बताइए, ये उदारवाद मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही देता था। मत देना और चुने जाने का अधिकार, वोट देने का जो अधिकार था वो केवल उन्हीं लोगों का था जो इनकम टैक्स देते थे, आयकर देते थे, पैसे वाले लोग थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। अभी हमारे भारत के अंदर वोट देने का अधिकार किसको है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, भले ही वो कितने पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन इसके अंदर क्या था कि वोट वही लोग दे सकते थे जो इनकम टैक्स देते थे, ज्यादा पैसे कमाते थे, उसमें से कुछ भाग सरकार को कर के रूप में अपनी आय में से देते थे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। ये 3 विशेषताएं राजनीतिक क्षेत्र की। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र के उदारवादी राष्ट्रवाद की। क्या विशेषता थी? तो उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य मानते थे। जो भी संपत्ति है देश के अंदर वो प्राइवेट हाथों में होनी चाहिए, निजी लोगों के हाथों में होनी चाहिए। सरकार की सार्वजनिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार समस्त कारखानों पर अधिकार जो है वो पूंजीपतियों का, मालिकों का होना चाहिए। और वस्तुओं और पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल देता है। वस्तुओं और पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल देता है। कोई वस्तु हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगा सकती, सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती। वो सारा का सारा अधिकार है वो उन्हीं लोगों को दिया जाए जिनका व्यापार पर अधिकार है, अर्थात स्वामी संपत्ति का स्वामित्व जिनके पास है उन्हीं के पक्ष थी। अर्थात ये पूंजीपतियों की सरकार थी और पूंजीपतियों को इसके अंदर विशेष अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है अपना संसाधन
किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क बताइए। संसाधन के बारे में हम लोगों ने बात की थी संसाधन वाले पार्ट में, तो इसके अंदर कोई भी 3 तर्क बताने हैं कि संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस देश के पास ज्यादा संसाधन होंगे, नवीनीकरण योग्य हो, अनवीनीकरण योग्य हो, जैव संसाधन हो, मानवीय संसाधन हो, जो भी संसाधन है वो उस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 3 तर्क दे रहे हैं अपने को। तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, जिससे विकास संभव होता है। अतः संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि मानव भी स्वयं एक संसाधन है, मानव स्वयं एक संसाधन है, और मानव क्या करता है कि प्रकृति से कोयला निकला, लोहा निकला, बॉक्साइट निकला, उन सबको धातु के रूप में परिवर्तित करने का काम कौन करेगा? मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य का दिमाग। तो मनुष्य स्वयं अपने आप में एक संसाधन है, मानवीय संसाधन है। पहला तर्क है संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर लोहा नहीं हो, पेट्रोल नहीं हो, कोयला नहीं हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। हमारे जीवन के लिए संसाधन बहुत जरूरी है। संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वालिटी, व्यक्ति की जीवन की क्वालिटी क्या होगी, उसकी गुणवत्ता, हम लोग कितना अपना स्टैंडर्ड बता सकते हैं। आपको कार चलानी है, डीजल पेट्रोल लगाना पड़ेगा। आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, संसाधन चाहिए। अगर संसाधन नहीं है तो हम लोग जीवन की गुणवत्ता को भी नहीं बनाए रख सकते। और मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए भी संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना आवश्यक है। अगर संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो गया तो इसको हम न्याय संगत नहीं मानेंगे। सबके पास बराबर मात्रा में संसाधन होने चाहिए, तभी जो मनुष्य का जीवन है वो शांत होगा, विश्व में शांति रहेगी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और दुनिया में जो भी युद्ध हुए तो युद्धों का प्रमुख कारण था भू संसाधन, भूमि का संसाधन। भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच जमीन विवाद को लेकर के भी युद्ध हुए। भूमि भी एक संसाधन है। अभी अमेरिका और खाड़ी देशों में भी कई वर्षों तक युद्ध चले तो संसाधन पेट्रोलियम उसका मुख्य कारण था। कोई भी युद्ध हुए वो संसाधनों के लिए हुए। संसाधनों पर समस्त का अधिकार बराबर होगा तो विश्व में शांति बनी रहेगी। अब है हमारा 19वां प्रश्न। और 19वां प्रश्न ये है कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर भी राजनीति है। इससे आप सहमत हैं तो 3 तर्क दीजिए। अपन इस बात से सहमत है तो 3 तर्क दे रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चुनाव राजनीतिक दल जातियों की संख्या के हिसाब से करते हैं। पहली बात यह है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र विशेष है, जालोर है, पाली है, बाड़मेर है, कश्मीर है, वहां पर उसी व्यक्ति को टिकट देते हैं वो पार्टियां जिस जाति का वहां बहुमत होता है। ठीक है, अब मालीपुरा जैसा आपका गांव है तो यह सरपंच कौन बनेगा? जिसकी ज्यादा जाति होगी। कोई पार्टी टिकट भी उसी व्यक्ति को देगी जो उस जाति का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार के गठन में राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों के लोगों को उचित स्थान मिले। जब टिकट दिए जाते हैं तो सब पार्टी ध्यान रखती है कि समस्त समुदाय समाज के SC, ST, OBC, SBC, जनरल, महिलाएं सबको बराबर बराबर सीटें मिले। मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि हर जाति का उसमें प्रतिनिधित्व निश्चित हो। भारत में जाति के अंदर भी राजनीति पाई जाती है क्योंकि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। दूसरे किसी भी पार्टी एक जाति के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। एक ही जाति के लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। जाति के अंदर भी राजनीति है। मान लीजिए आपके यहाँ पर माली जाति के लोग हैं, कई ब्राह्मण जाति के लोग हैं, कई SC जाति के लोग हैं, कई ST जाति के लोग हैं। तो ये सारे लोग, जैसे माली जाति है तो एक ही पार्टी को वोट नहीं देगी, ब्राह्मण तो एक ही पार्टी को वोट नहीं देंगे, SC के लोग एक ही पार्टी को वोट नहीं देंगे, ST के लोग एक ही पार्टी को वोट नहीं देंगे। इनके वोट में बटे हुए, मान लीजिए 50% एक पार्टी को देते हैं तो 50% बी पार्टी को देते हैं। एक समुदाय 70% एक पार्टी को देता है तो 30% बी पार्टी को देता है। जातियों के अंदर भी राजनीति।
हर पार्टी में हर जातियों के लोग हैं और किसी भी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है किसी भी एक संसदीय क्षेत्र में। देश का कोई भी संसदीय क्षेत्र निकाल दीजिए, एक भी ऐसा नहीं होगा जहाँ केवल एक ही जाति के लोग रहते हो। समझ जातियां रहती है हमारे यहाँ पर। आपके गांव को देख लीजिए कितनी प्रकार की जातियां हमारे यहाँ, हमारे रेलवे ब्लॉक को देख लीजिए कितने प्रकार की जातियां। तो समझ जातियों को लेकर के चलना पड़ता है। ये 3 प्रश्न मैंने आपको बताए जो दीर्घ उत्तरात्मक है। इसके आगे हम लोग अगले भाग में और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बार बार देख करके इन प्रश्नों को याद जरूर करना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे।